अब तक के क्लासों में हम लोगों ने अपने चैप्टर के अंदर बहुत कुछ पढ़ लिया है। जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने फ्लूइड्स के डेफिनेशन को पढ़ा, 7 डेफिनेशन थे टोटल। उसके बाद हम लोगों ने फ्लूइड्स के एक्सियोम को पढ़ा। उसके बाद फिर उसके पोस्टुलेट्स को हमने पढ़ा। चलिए, इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हमारे इस चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज बेसिकली हम लोग ना कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और वो सवाल बेसिकली हमारा होगा थ्योरम टाइप। ठीक है, अब सवाल है कि सर ये थ्योरम क्या होता है। देखिए, हमने एक्लुइड्स के एक्सियोम को पढ़ा, हमने एक्लुइड्स के पोस्टुलेट्स को पढ़ा। ये एक्सियोम और पोस्टुलेट दोनों क्या था? प्रूफलेस स्टेटमेंट था, मतलब कि इसमें किसी प्रकार का प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक्लुइड्स ने हम लोगों को एक्सियोम में और पोस्टुलेट्स में ये बताया कि देखो ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट है जिसमें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप आपको ये मान लेना है कि हाँ ये है तो ऐसा होता है। लेकिन आगे चल के एक्लुइड्स ने हम लोगों को कुछ ऐसी बातें भी कहा। उन्होंने कहा कि देखो संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि आपको चुपचाप क्या कर लेना है, मान लेना है, स्वीकार कर लेना है। वो हम लोग कहाँ पे देखते हैं? एक्सियोम और पोस्टुलेट में। मतलब कि एक्सियोम और पोस्टुलेट एक्लुइड्स ने कहा कि देखो ये दो ऐसा चीज है जिसमें आप सवाल मत करिए, चुपचाप ये लिखा हुआ है आप उसको मान लीजिए। हमने मान भी लिया। लेकिन एक्लुइड्स ने कहा कि इस दुनिया में क्या हर चीज आप चुपचाप मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मतलब कि इन्होंने कहा कि हम ना आपके सामने दो केस रखेंगे। पहला केस ये जिसको कि आपको चुपचाप मान लेना है, स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ऐसा है तो ऐसा होता होगा, सिंपल सी बात है। और ये सबका सब हम लोगों ने एक्सियोम और पोस्टुलेट्स में पढ़ लिया है। लेकिन एक्लुइड्स जी ने कहा कि संसार में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि साफ साफ माना नहीं जा सकता, उसको प्रूव करने की जरूरत है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ट्रायंगल का सम 180 क्यों होता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पेयर का सम 180 क्यों होता है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये पढ़ते हैं कि सर्किल का पूरा एंगल 360 ही क्यों होगा, ये भी हम लोग प्रूफ करते हैं। मतलब कि संसार में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको प्रूफ करने की जरूरत है, उसको आप चुपचाप मान नहीं सकते हैं। क्या इस संसार में हर कुछ क्या चुपचाप मान लेंगे? सामने वाला जो कह रहा है स्वीकार कर लेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा करना पड़ेगा ना। तो एक्लुइड्स जी ने कहा कि देखो एक्सियोम और पोस्टुलेट को आप चुपचाप क्या कर लो, मान लो, लेकिन हर बार हर चीज को आप मान लेंगे, ये बहुत बड़ा गलती है। अब आप क्या करोगे? सवाल खड़ा करो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है ना। तो उसको तो बेसिकली एक्लुइड्स जी ने हम लोगों को कहा कि हर चीज आप चुपचाप मान मत लेना, बस आप एक्सियोम और पोस्टुलेट को चुपचाप मान लो, बात खत्म। लेकिन इसके अलावा यदि कुछ आ जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सवाल खड़ा करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उस चीज को एक्लुइड्स जी कहते हैं प्रपोर्शन या फिर आप कह सकते हैं उसको थ्योरम। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। PROPORTIONS, प्रपोर्शन या फिर आप इसको थ्योरम भी कह सकते हैं। मतलब ये हो गया कि यहां से हमको दो चीज मालूम चलता है एक्लुइड्स जी के बारे में। एक्लुइड्स जी ने सबसे पहले हम लोगों को एक्सियोम और पोस्टुलेट्स में कहा कि ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप चुपचाप मान लीजिए। लेकिन प्रपोर्शन और थ्योरम में उन्होंने कहा कि नहीं, आप हर चीज आंख बंद के मान मत लीजिए, अब सवाल भी खड़ा कीजिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। उसको उन्होंने क्या कहा? प्रपोर्शन और थ्योरम उन्होंने कहा। आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, प्रपोर्शन या फिर आप थ्योरम भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी हम लोगों का बात किया जाता है उसको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, उसको आप चुपचाप मान नहीं सकते हैं। जैसे क्या आपको यदि कोई कह दे कि ट्रायंगल का सम 180 होता है तो क्या ऐसे आप मान लेंगे? नहीं, उसको प्रूफ करके बताइए क्यों होता है कि नहीं। लीनियर पेयर का सम 180 होता है, क्यों होता है भाई? प्रूफ करके बताओ। तो जहां पे प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग कह देते हैं थ्योरम या फिर प्रपोर्शन, ठीक है ना। और एक्लुइड्स जी ने टोटल 465 थ्योरम दिए हैं। सोचिए, 465 थ्योरम उन्होंने टोटल दिए हैं। मतलब कि उन्होंने कहा कि आपको 465 चीजें साबित करनी पड़ेंगी, आप चुपचाप इसको मान नहीं सकते हैं। सोचिए, हम लोगों ने एक्सियोम में और पोस्टुलेट्स में कितना कम पढ़ा, हम लोगों ने कम का भी कम पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन एक्लुइड्स जी ने कहा कि नहीं, हर चीज तो आपको बिना
मतलब हर चीज़ बिना प्रूफ के आपको मानना नहीं है, किसी 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 चीज़ में आपको सवाल भी पूछना है, ऐसा क्यों हुआ, प्रूफ करके बताओ। तो टोटली हम लोगों पे हम लोग यदि यहाँ पे कहना चाहें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्लुइड जी ने हम लोगों को 2 बात सिखाया। एक्सियोम और पोस्टुलेट्स के थ्रू हमको ये बताना चाहते हैं कि आप ये चुपचाप मान लो, इसमें सवाल खड़ा मत करो, चुपचाप मान लो, हाँ ऐसा है तो ऐसा होता है, बात खत्म। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आप दुनिया में हर एक चीज़ों को चुपचाप मान लेंगे? नहीं, कुछ चीज़ें आपको प्रूफ करने की भी ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या कह दिया इसको, थ्योरम या फिर प्रपोर्शन कह दिया। तो उन्होंने टोटल थ्योरम कितने दिए हैं अपने? 465 थ्योरम दिए। इसका मतलब कि उन्होंने 465 ऐसे स्टेटमेंट लिखे हैं जिसमें प्रूफ करने की ज़रूरत है, आप उसको चुपचाप मान नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो 465 जो प्रूफ करने की ज़रूरत है, उनमें से आपके बुक में 465 तो नहीं दिया गया है, 5-6 आपके बुक में दिया गया है जिसमें आपको प्रूफ करने की ज़रूरत है। तो जो इंपॉर्टेंट था 4-5 वो हमने यहाँ पे लिख दिया, टोटल 4 है, 1 2 3 4 है। और ये आपके बुक का ना इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें कि आपको प्रूफ दैट पूछा जाता है। इस प्रकार के सवालों को आप ध्यान से समझिएगा। तो बताइए ये सब जो सवाल हमारे दिए गए हैं, क्या ये एक्सियोम है या पोस्टुलेट है या थ्योरम है? थ्योरम है, क्योंकि इसमें आपको चुपचाप मानना नहीं है, इसमें आपको प्रूफ भी करके दिखाना है। तो 465 थ्योरम में से टोटल तो हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में मुश्किल से 5-6 है, तो उनमें से हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो 4 यहाँ पे हमने लिख दिए है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है इसको आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा आज चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। और याद कीजिए जिसके पास पुराना वाला बुक है, सब कोई सुन लीजिए एक बार, जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है वो अपने इस चैप्टर में 5.2 एक्सरसाइज काट लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है यदि किसी के पास पुराना वाला बुक है तो। लेकिन जिसके पास नया वाला है उसमें तो केवल 5.1 तक ही दिया हुआ है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, नए वाले निश्चिंत रहिए। लेकिन जिसके पास पुराना वाला बुक है वो अपना इसको काट लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में 5.2 नहीं है। ओके ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 4 ऐसे सवाल हैं जिसको कि प्रूफ करने की जरूरत है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं और प्रूफ करने के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज को बनाइए, कोई डाउट आए तो आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिए और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या है, इफ A, B and C are 3 points, A, B and C are 3 points on a line, एक लाइन हमारा ये AC हमारा एक लाइन है, इसके ऊपर हमारा 3 पॉइंट है A, B और C। आगे बढ़ते हैं। एंड B lies between A and C, और ये हमारा B जो है बीच में है। अच्छा बिटवीन का मतलब ना बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं बिल्कुल बीचों बीच, नहीं, बिटवीन का मतलब बीचों बीच नहीं होता है। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में कहीं भी। सेंटर का मतलब बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो बिटवीन का मतलब हमेशा बिल्कुल बीचों बीच एग्जैक्ट नहीं समझना है, कोई भी दो चीज है उसके बीच में वो कहीं भी हो सकता है, ये होता है हमारा बिटवीन का मतलब। तो हमारा A और C यहाँ पे है 2 पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमारा पॉइंट B लाई कर रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देन प्रूव दैट AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, यानी कि AB इसको आप जोड़िए और इसको आप जोड़िए तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा AC मिल जाएगा। कितना सिंपल सा बात कहा गया है। मतलब कि कोई भी बच्चा इसको देख के बोल सकता है कि सर यदि हमारे पास एक लाइन AC है, इसमें 3 पॉइंट है A B C, तो यदि हम AB को और BC को जोड़ देंगे तो टोटल हमको AB मिल जाएगा। ये बिल्कुल आसान बात है, बस इसी को थोड़ा सा आपको क्या करना है, सजा के लिख देना है। और याद रखिएगा इस प्रकार के सवालों में एक्सियोम का इस्तेमाल आता है और पोस्टुलेट्स का भी इस्तेमाल आ सकता है, इसलिए आप एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को याद कर लीजिए। देखिए अभी कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन। और चूंकि ये हमारा प्रूफ दैट वाला सवाल है तो प्रूफ दैट वाले सवाल में हम लोगों को 3 चीज लिखना पड़ता है, पहला गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। ठीक है, देखिए नहीं जान रहे थे तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पे सीख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन में हम लोग वो चीज लिखते हैं जो कि हमको पहले से सवाल में दिया गया है। तो सवाल में सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सवाल में तो आपके पास 3 पॉइंट दिया गया है ना, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन में हमारे पास है A, B and C are 3 points. A, B and C are 3 points on a line segment AC, यानी कि AC लाइन सेगमेंट पे हमारा ये 3 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आप और गहराई से लिखना चाहते हो तो आप लिख दीजिए कि B जो है हमारा AC के बीच में है, लेकिन इतना से काम चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर
टू प्रूव में आ जाइए। टू प्रूव में बेसिकली हम लोग वो चीज लिखते हैं जिसको कि आपको साबित करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, ये हमारा प्रूफ करना है कि भैया ए बी प्लस बी सी हमारा किसके बराबर है, ए सी के बराबर। ये आपको प्रूफ करना है, तो आप वहां पे ये लिख लीजिए। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये आपको प्रूफ करना है। और मेन काम हमारा चालू यहां से होता है, प्रूफ। इसमें बेसिकली हम लोग वो सारे के सारे स्टेप लिखते हैं जिसके थ्रू हम लोगों को ये मिल जाए, मतलब कि हम लोग प्रूफ कर सके, ठीक है ना। चलिए अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब क्या कीजिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका सॉल्यूशन लिखिए। इस तरीके से कीजिएगा। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम चारों क्वेश्चन एक ही जगह पे लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन लिखिए। इससे क्या होता है ना, मोमेंटम बना हुआ रहता है। इसके लिए आपको बार बार पेज पलटना नहीं पड़ता है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन ऊपर सॉल्यूशन नीचे, आसान रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। प्रूफ में यहाँ पे ना आपके पास पहले से ही एक लाइन सेगमेंट दिया गया है AC, पहले से ही एक लाइन सेगमेंट हमारे पास AC गिवन है, ठीक है। यदि हम AB और BC को दोबारा जोड़ दें तो दोबारा हमको क्या मिलेगा, एक AC ही मिलेगा। इट मीन्स दोनों का दोनों लाइन एक के ऊपर एक क्या है हमारा, कोइंसाइड है, कोइंसाइड वाला है। याद कीजिए, कोइंसाइड का मतलब, चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसमें क्या पढ़ा था आपने। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें समझने वाली बात यहाँ पे ये है, हालांकि दोनों बात लगभग सेम है, बस आप इसको ऐसे समझिए। पहले डायग्राम में आप देखिए, आपके पास पूरा एक लाइन सेगमेंट AC है, दिया हुआ है, बस आप ये मान लो कि AC हमारा दिया हुआ है बस। उसके बाद यदि हम AB और BC को दोबारा जोड़ देंगे तो दोबारा क्या मिलेगा हमको, AC ही मिलेगा। तो एक AC हमको पहले से यहाँ पे दिया गया है, एक AC हम अपने से क्रिएट कर रहे हैं, तो दोनों का दोनों तो हमारा AC ही है। और जब दोनों AC है तो दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरा को ढक देगा। इस प्रकार का हमने एग्जांपल दिया था अपने हाथ वाला। तो बस वही चीज यहाँ पे करना है, और इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके प्रूफ में डायरेक्ट लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। इसका मतलब कि यदि आप AB और BC को आपस में ऐड करते हैं तो आपको AC मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपको लग रहा होगा कि सर इसमें आपने नया क्या किया है, इसमें नया कुछ नहीं है, बस इस प्रूफ को नया हमारा एक चीज बना देगा। क्या नया बना देगा, इसमें बस आप वो एक्सियोम लिख दीजिए जो एक्सियोम आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया। क्या एक्सियोम आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम लिखेंगे सो AC कोइंसाइड विथ ईच अदर। मतलब ये हो गया कि एक AC हमारा यहाँ पे पहले से दिया गया है लाइन के रूप में, और एक AC हमने कैसे क्रिएट किया, उसको प्रूफ करके क्रिएट किया। तो दो AC हमारे पास हो गया, एक लाइन के रूप में और एक हमने प्रूफ कर दिया। तो दोनों का दोनों हमारा AC ही है, और जब दोनों AC है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड विथ ईच अदर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे आपने ये लिख दिया, सो AC कोइंसाइड विथ ईच अदर। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि यदि आप इतना नहीं भी लिखना चाहते हैं ना, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, इसको हटाइए, इस वाले स्टेटमेंट को। यदि आपको डाउट लग रहा है तो कोई बात नहीं, अब बस आप यहाँ पे क्या कर दो, एक स्टेटमेंट लिख दो। वो स्टेटमेंट कौन सा था हमारा, याद दिला देते हैं आपको हम। एक्सियोम नंबर है आपका 4। एक्सियोम नंबर 4 में आपने पढ़ा था, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वही आप लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another, बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। तो आपको लग रहा होगा कि सर प्रूफ इतना छोटा थोड़ी होता है, इसमें तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है। हाँ लिखना पड़ता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सवाल आपको कई बार कम भी लिखना पड़ता है। इसमें लॉजिक आप लगाइए ना, AB प्लस BC को ज्वाइन करेंगे
तो AC ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। बस यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, एक AC हमारे पास डायग्राम के रूप में था और एक AC को हमने क्रिएट किया, तो दोनों का दोनों AC हमारा क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख दिया, थिंग्स विच आर कोइंसाइड टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दोनों में हमारा AC है, एक यहाँ पे भी और एक हमारा यहाँ पे भी, तो दोनों हमारा क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। ये हमारा इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। बस यहाँ पे आप नीचे में लिख दो एक लाइन में, हैंड्स प्रूव्ड। बस ये इतना ही आपको इसमें लिखना था और इसके आगे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाइए आप अपने सवाल नंबर सेकेंड में। सवाल नंबर सेकेंड उसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि सवाल नंबर सेकेंड हमारा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मिटा दे उसको। सवाल नंबर आप सेकेंड पढ़िए पहले, क्या इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी, अच्छा यहाँ पे बी मिट गया है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। मतलब ये हो गया कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट के मदद से आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। तो बना के दिखाइए, बना के दिखाइए। तो प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जा सकता है किसी भी लाइन सेगमेंट से। चलिए इसी को हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। तो सॉल्यूशन नंबर हमारा 2 है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसमें बस एक लाइन सेगमेंट का जिक्र हुआ है, तो आप एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे पहले बना लीजिए, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि हमारा ये एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। चलिए आप मान लीजिए इस चीज को, ये एक लाइन सेगमेंट है हमारा, उतना बड़ा मत मानिए, छोटा सा थोड़ा सा। चलिए हमारा एक लाइन सेगमेंट है, इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। अच्छा आप जरा देखिए, ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पे आप लिखो गिवन में क्या, गिवन में आप लिखो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये आपके पास गिवन में दिया गया था। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है। अच्छा एक बात बताइए, यदि हमारा यहाँ पे ए बी है और ये सी से हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं ऊपर में आएगा, है ना। तो मान लीजिए कि इसको हमारा ये सी है, तो यदि हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ट्रायंगल ए बी सी बनेगा। तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ये हो गया कि आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी हमारा क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। चलिए थोड़ा सा हमने अभी फिलहाल रफ डायग्राम बनाया था, अब एक प्रॉपर डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। अब एक प्रॉपर डायग्राम इसी प्रकार का हमारा बनेगा। अब यहाँ पे आप इसके प्रूफ को देखिए, रफ डायग्राम तो समझ में आ गया आपको। अब आप इसके प्रॉपर डायग्राम को देखिए। चलिए देखिए, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हमने क्या माना था, ए और बी माना था, ठीक है। प्रूफ में आप सबसे पहले क्या करो, जिसको थोड़ा सा और छोटा बना दीजिए ताकि हमारा देखने में भी सुंदर लगे ये। प्रूफ में आप सबसे पहले क्या कीजिए, ए को आप क्या मान लो, सेंट्रल पॉइंट मान लो, और बी, ए और बी को क्या मान लो, रेडियस मान लो। मतलब कि आप अपने कॉम्पास में पेंसिल को लगाएंगे, लगाने के बाद उस प्रकार का जो आता है ड्रॉ करने वाला, आप यहाँ पे रखिए, पेंसिल को यहाँ पे रखिए और इसको रेडियस मानते हुए आप इसको एक बार पूरा इसे घुमा दीजिए। चलिए सपोज कीजिए कि हमने 20 तरीके से इसको घुमा दिया, तो हमारे पास क्या बना, एक सर्किल बना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब आप क्या करो, अभी आपने क्या माना था, ए को आपने सेंट्रल पॉइंट माना और ए बी को आपने रेडियस माना। अब आप उल्टा कर दो, अब आप बी पे रखो और पेंसिल कहाँ पे रखो, ए पे रखो, ठीक है। मतलब कि अब आप सेंटर किसको मान रहे हो, बी को मान रहे हो।
बी को, बी पे रखेंगे और ऐसे घुमा देंगे एक बार इसमें। तो इसमें यदि हम ऐसे घुमाएंगे तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा ये बन के आएगा इस तरीके का। हालांकि इससे सुंदर ही बनेगा आपका, जब आप कंपास से बनाएंगे ना आपका ऐसे सुंदर ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आपस में कट किया इसको आप क्या मान लो, सी मान लो। और अब आप स्केल से क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक पॉइंट यहाँ हमारा हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। तो क्या हमारे सामने एक ट्रायंगल ए बी सी बना? क्या इतना कहने से क्या हमारा काम चल जाएगा कि सर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया? नहीं, इतना से काम नहीं चलने वाला है। अब इसमें आपने जो काम किया है पहले आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, प्रूफ में आप लिखेंगे पहले आपने क्या किया, ए को आपने सेंट्रल पॉइंट माना, उसके बाद आपने सर्किल ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रूफ में टेकिंग ए एज सेंटर, टेकिंग ए एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस, यानी कि आपने ए को सेंटर माना और ए बी को आपने रेडियस माना। तो आपने सर्किल ड्रॉ किया। तो टेकिंग ए एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस, वी ड्रॉ अ सर्किल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी ड्रॉ अ सर्किल। आपने पहला काम ये किया। उसके बाद आपने क्या किया, बी को अपना सेंटर पॉइंट माना और बी ए को आपने क्या माना, रेडियस माना। उसके बाद दोबारा एक सर्किल आपने ड्रॉ किया। यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग बी एज सेंटर, बी को आपने सेंटर माना एंड बी ए एज रेडियस, बी ए को आपने रेडियस माना। उसके बाद आपने ड्रॉ किया, वी ड्रॉ अ सर्किल, ये आपने कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, इस पॉइंट सी को ए से ज्वाइन किया और बी से ज्वाइन किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। आपने इतना ज्वाइन किया, हमारा ट्रायंगल तो बन के तैयार हो चुका है। लेकिन क्या इतना कह देना कि हाँ हमारा बन गया बात खत्म, इतना से काम चलेगा? नहीं। कैसे आप बोल सकते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है? नहीं बोल सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा यदि हम लोग तर्क लगाएं तो पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। आपने ए को क्या माना था, सेंटर, और ए बी को आपने रेडियस माना। आपने इसे एक सर्किल ड्रॉ कर दिया पूरा, ठीक है ना। तो ए से लेकर बी तक हमारा क्या है, एक रेडियस है। और ए से लेकर सी तक भी हमारा क्या, आप ध्यान से देखिए इस वाले सर्किल को देखिए आप, पहले वाले सर्किल को। तो ए बी यदि हमारा रेडियस है तो ए सी हमारा क्या है, ब्लू वाला लाइन क्या है, वो भी तक रेडियस ही है। आप ध्यान से देखेंगे सर्किल को तो आपको दो रेडियस मालूम चलेगा, एक रेडियस ए बी और एक रेडियस हमारा ए सी मालूम चलेगा, जो कि हमारा यहाँ से यहाँ आ रहा है पहला, और ये हमारा दूसरा रेडियस। दो रेडियस दिख रहा है। और सर्किल के हर रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी रेडियस हमारा उतना ही है जितना कि हमारा ये वाला रेडियस है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब नाउ ए सी इक्वल्स टू ए बी। ए सी और ए बी हमारा दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों हमारा रेडियस है। आप यहाँ पे रीजन में लिख दीजिएगा बोथ आर रेडियस। एक मिनट। उसी प्रकार से अब आप इस वाले में आ जाइए, इस वाले सर्किल में आप आइए। इस वाले में भी क्या आपको दो रेडियस दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है, दो रेडियस। पहला तो आपने बी को मैं माना था सेंटर, और बी से ए तक आपने क्या माना, रेडियस। तो यदि हमारा बी ए एक रेडियस है तो हमारा बी और सी भी क्या होगा, एक रेडियस ही होगा, है ना। इसका मतलब कि हमारा बी एक रेडियस है तो बी सी भी हमारा एक रेडियस ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाँ, बी सी इक्वल्स टू ए बी, यानी कि ये जो हमारा था बी सी वो भी एक रेडियस है और ए बी हमारा ये भी एक रेडियस है। तो यहाँ पे हमने दोनों बात लिख दिया। इसमें भी हमारा रीजन सेम आएगा, बोथ आर
रेडियस, क्योंकि दोनों हमारा रेडियस था इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि सर आप इससे दिखाना क्या चाह रहे हैं? हम दिखाना क्या चाह रहे हैं अब आप समझिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, AC है हमारा AB के बराबर और BC हमारा है AB के बराबर, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे ऐसे समझिए, AC है हमारा AB के बराबर और BC है हमारा AB के बराबर, ये भी हमारा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यदि AC AB के बराबर है और BC भी AB के बराबर है, इट मीन्स ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। कैसे? आप इसको ऐसे समझिए, जैसे पहला बात क्या लिखा हुआ था, AC बराबर है किसके, AB के। तो मान लीजिए कि AC हमारा 40 डिग्री है और ये भी हमारा क्या है, 40 डिग्री है। AB हमारा 40, तो ये वाला भी AB कितना होगा, 40 ही होगा। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, इट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा, 40 ही होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बताना यह चाहते थे कि यदि हमारा AC AB के बराबर है और BC भी AB के बराबर है, इट मीन्स ABC तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो जब तीनों साइड इक्वल हो जाए तो हमारा कैसा ट्रायंगल बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख देंगे हैंड्स AB इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। सो ABC is an equilateral ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। बस यहाँ पे आप नीचे में लिख दो हैंड्स प्रूव्ड, हो गया, बात खत्म। बस ठीक है ना। और ये आप मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए बताया था हमने। तो यहाँ पे केवल सर्किल को ड्रॉ करके ये पॉइंट दोनों साइड मिला देने से हमारा इक्विलैटरल साबित नहीं हो गया। बेसिकली आपको यहाँ पे साबित करने के लिए रेडियस का काम करना पड़ा, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो बराबर होंगे। अच्छा यहाँ पे ना आप एक चीज़ और बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि यदि मेरा ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, आपने पढ़ा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू एडेड टू, ऐसा हमने पढ़ा था। चलो हम शायद एग्जाम भूल रहे हैं। हाँ, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसा आपने पढ़ा था। वही बात यहाँ पे भी है और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इस तरीके से आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। तो एग्जाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद हमारा सॉल्यूशन नंबर 3 पे आ रही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। सॉल्यूशन नंबर 3 इसका देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या है? सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए ध्यान से। If a point C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half AB, ठीक है। इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, गिवन लिखिए। सबसे पहले आपके पास गिवन क्या दिया गया है? गिवन तो सबसे बड़ा हिंट यही है आपके लिए, AC है किसके बराबर, BC के बराबर। टू प्रूव क्या करना है आपको? प्रूफ आपको करना है कि ये हमारा बराबर होना चाहिए, यानी कि AC जो है हाफ होना चाहिए किसका, AB का। और अब आइए डायरेक्ट इसके प्रूफ में। इसका प्रूफ हमारा कैसा बनेगा? बनाने के लिए ना सबसे पहले आप एक यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, जैसा कहा गया इसमें। AB हमारा एक क्या है, इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, यानी कि हमारा इस प्रकार से है, ये हमारा A है और ये हमारा B है, और इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा पॉइंट है, एक C पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग C पॉइंट मेरा यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि देखो AC जो है BC के बराबर है, मतलब कि ये वाला इसके
बराबर है। फिर आपको साबित यह करना है कि AC जो है हमारा, यानी कि जो AC है वो इस पूरे AB का क्या है, हाफ है। ऑब्वियस सी बात है ना, कितना सिंपल तो बात कहा गया इसमें। मतलब ये हो गया कि यदि पहले कह दिया कि AC और BC हमारा क्या है, इक्वल है, आपको साबित क्या करना है, साबित यह करना है कि इस पूरे AB का AC हमारा क्या है, हाफ है, आधा है। ऑब्वियस सी बात है, आधा है। यदि ये दोनों हमारा बराबर है तो ये हमारा क्या होगा, इस पूरे लाइन का ये हमारा आधा होगा। बस यही चीज आप साबित कैसे करेंगे, वही साबित करना है इसमें आपको। चलिए, सबसे पहला तो जो उसमें कहा गया है ना, हिंट के तौर पे आप वही यहाँ पे लिख लीजिए, AC इक्वल्स टू BC। आपने पढ़ा था कि यदि दोनों हमारा बराबर है और बराबर में यदि हम बराबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा क्या होता है, सेम होता है। एक्सियोम नंबर हम आपको बता देते हैं, एक्सियोम नंबर है आपका 2। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका मतलब कि यदि मेरा पहले से AC और BC दोनों बराबर हैं, तो अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, पहले देखिए ध्यान से, AC और BC तो पहले से बराबर थे, इन दोनों बराबर में हमने बराबर ऐड कर दिया, बस दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया, AC और AC हमने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जरा देखिए ध्यान से, AC और AC कितना, AC 2AC। अब जरा आप इसको देखिए तो BC प्लस AC, BC का मतलब ये, इसमें आप ऐड कर रहे हो AC को, तो जब इन दोनों को आप कीजिएगा ऐड तो क्या मिलेगा, पूरा AB मिलेगा, तो पूरा हमारा यहाँ पे क्या आ गया, AB आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हालांकि आप यहाँ पे रीजन क्या लिखिएगा, वही रीजन एक्सियोम आपका लिख दीजिएगा, एक्सियोम नंबर 2 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, पूरा एक्सियोम नंबर 2 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या था पूरा एक्सियोम आपका नंबर 2, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ताकि टीचर को मालूम चल जाए कि अच्छा बच्चा इस कॉन्सेप्ट के तहत इसको बराबर किया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सियोम 2 केवल लिख के नहीं छोड़िएगा, उसका पूरा स्टेटमेंट जो वो लिखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अब तो आपको मालूम है कि यदि हमारा ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बस यही प्रूफ करना था आपको। जरा देख लीजिए है क्या, 2 प्रूफ में आइए, यही प्रूफ करना था आपको। आ गया तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हैंड्स प्रूफ, बस हो गया, इतना ही प्रूफ करना था इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा सवाल नंबर तीसरा खत्म हो गया। चौथे में आते हैं अब हम लोग, लास्ट है हमारा ये वाला, बता दे इसको। सॉल्यूशन नंबर 4 में आइए, क्या कहा गया इसमें, देखिए इसमें तो बना हुआ भी है। अच्छा, इसमें एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, अच्छा फिगर तो हमने बना दिया था, हो गया। इसमें आइए, गिवन दैट AC इक्वल्स टू BD। AC कहाँ है पहले आप वो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है हमारा, किसके बराबर है, BD के बराबर है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक और B से लेकर D तक हमारा क्या है, बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि AB जो होगा वो CD के बराबर होगा, बस ये प्रूफ करना है। चलिए आ जाइए आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले तो आप गिवन लिखिए कि गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में आपको दिया गया है ये चीज, AC बराबर है किसके, BD के। आपको प्रूफ क्या करना है, वो हम लोग 2 प्रूफ में लिखते हैं, याद आ गया। प्रूफ आपको करना है कि AB जो है वो CD के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप इसके डायरेक्ट प्रूफ में आइए, प्रूफ में आइए। सबसे पहले इस प्रूफ को साबित करने के लिए हम सहारा लेना चाहेंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया गया उसका। क्या है आपके पास गिवन, गिवन है कि AC किसके बराबर है, BD के बराबर है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, AC कहाँ है आपका, AC। यदि हम इस AC में यहाँ से लेकर यहाँ तक में यदि हम इस BC को घटा दे तो कोई दिक्कत होगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। मतलब कि इस पूरे AC में हम घटाने जा रहे हैं BC को, AC है हमारा, उसमें हम घटाने जा रहे हैं BC को, इसको हमने घटा दिया बीच वाला। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, BD है। अब इस BD में भी, इस पूरे BD में भी हम BC को घटाने जा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से आपको मालूम चल रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दिया गया था,
AC जो है वो BD के बराबर है, ये दिया गया था। इन दोनों में हमने, अच्छा ये दोनों जब दिया गया था तो क्या था, इक्वल था दोनों। इक्वल में हमने क्या माइनस किया, इक्वल माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये वाला हमारा एग्जाम क्या कहता है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स होल आर इक्वल। ऐसा ही हमारा कुछ एग्जाम है। एग्जाम यदि हम आपको बताना चाहें, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये एग्जाम नंबर हमारा 3rd है, ठीक है ना। तो जब हमारा AC और BD पहले से इक्वल है, इसमें हमने इक्वल ही माइनस किया BC को। अब यहाँ पे आप समझिए, दोबारा डायग्राम को आप ध्यान से पहले समझिए। AC हमारा था, इस AC में हमने BC को माइनस किया, उसके बाद हमारा BD था पूरा, इस BD में भी हमने दोबारा BC को माइनस कर दिया। तो इक्वल में हमने इक्वल को सेपरेट किया, तो हमारा रिमाइंडर में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो अब जरा यहाँ पे आप देखिए और बताइए हमको, यदि आप AC में BC को माइनस करते तो क्या मिलेगा आपको, इस पूरे AC में यदि आप ये BC माइनस करते तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AB। अच्छा यहाँ पे आप वो एग्जाम लिख दीजिएगा, एग्जाम नंबर 3rd पूरा लिख दिएगा स्टेटमेंट में, ठीक है। एग्जाम नंबर 3rd पूरा लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप देखिए BD में आप BC को माइनस कीजिए, इस पूरे BD में आप BC को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, CD मिलेगा। CD क्या ये आपको प्रूफ करना था, बिल्कुल आपको ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो आप नीचे में लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। बस इस तरीके से हमारा ये सवाल खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले आप लोग, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली इस चैप्टर में, सॉरी आज के क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि यूक्लिड जी ने एक्सियम और पोस्टुलेट्स के अलावा एक चीज हम लोगों को और उन्होंने दिया, उनका नाम था प्रोपोर्शन या फिर थ्योरम, जिसको कि साबित करना पड़ता है। उसको आप आराम से नहीं मान सकते हैं कि हाँ सामने वाला बोला और मान लिया, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। इसमें आपको बेसिकली साबित करना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो टोटल थ्योरम उन्होंने कितने दिए हैं, 465 दिए हैं, जिसमें से 4-5 आपके क्लास में दिया गया है। तो उसमें से हमने 4 जो मशहूर से सवाल थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करके आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरम जब भी आता है ना, वो प्रूफ दैट वाले सवाल में ही आता है। उसमें जब जैसे आप देख लीजिए कि प्रूफ दैट पूछ दिया, इसका मतलब वो क्या है, थ्योरम है, और उसको सवाल करने का हमारा तरीका वो उस तरीके से चलता है, गिवन टू प्रूफ, फिर प्रूफ में हमारा काम चलता है पूरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल खत्म होता है आज चारों, और मेरे तरफ से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीटली खत्म होता है। अब आपके तरफ से ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन सभी के लिए है कि आपके तरफ से चैप्टर खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको ये पता तब चलेगा जब आप सवालों को बनाएंगे। अपने आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से सवाल को बनाइए, कहीं पर डाउट हो तो आप लोग क्लास में आके पूछिए, और ऑनलाइन में बच्चे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे तरफ से क्या ये चैप्टर कंप्लीट समझा जाए, चले तो मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट समझा जा रहा है। और यदि कोई डाउट आ रहा है तो बेशक क्लास में आके पूछिए, और आप लोग बेझिझक एक बार कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।